सिक्किम को चिकन नेक कहा जाता है। अगर चीन की सेना सिक्किम पर कब्जा कर लेती तो हम पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट खो चुके होते। चीन बार बार हमें सिक्किम खाली करने को कहता। आए दिन लाउडस्पीकर लगाकर चीन 1962 का युद्ध याद दिलाता था, धमकियां देता था, लेकिन भारत अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका था। आए दिन नागरिकों को, जवानों को वो मार देता और फिर मुकर जाता। 27 अगस्त सन 65 में चीन का एक अलग ही व्यवहार देखने को मिला। उधर पाकिस्तान से भारत युद्ध लड़ रहा था और इधर चीन ने कहा कि भारत ने तिब्बत के इलाके से हमारी कई भेड़ें और याक चुरा ली हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत के 4 आदमी भी भारत के बंधक हैं। इस पर उस वक्त के जनसंघ पार्टी के एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका एक बहुत अजीब तरीके से विरोध किया। वो भारत में चीन के दूतावास में भेड़ों का एक झुंड लेकर घुस गए। ये भेड़ों वाली बात तो सच में बहुत अजीब है। कम से कम देशों के बीच में तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब ये देश हैं, कोई गांव थोड़ी हैं जो आप भेड़ों बकरियों के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाते फिर। आखिर चीन ने ऐसा किया क्यों? आपको पंचशील याद है? चीन पंचशील को मानने का ढोंग हमेशा से करता आ रहा है। वो दुनिया को तो बाहर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी चाल चलता रहता है। चीन ये सब करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वो बस भारत पर आरोप लगाकर ये साबित करना चाहता है कि भारत ने ही शुरुआत की थी और इसी बहाने वो अपनी मनमानी कर सकता है। मैंने कहीं सुना था कि एक बार कभी तार लगान को लेकर चीन और भारत के बीच में झगड़ा हुआ था। आखिर भारत तार क्यों लगा रहा था? नाथुला के खाली न किए जाने पर चीन बहुत परेशान हो गया। वो पेट्रोलिंग के बहाने आता था और भारतीय सैनिकों को मार देता। आए दिन धक्का मुक्की चलती रहती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि सीमाएं निर्धारित नहीं थीं। हिमालयन क्रस्ट को ही मैकमेहन लाइन माना जाता था और उस दुर्गम इलाके में ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल था कि क्रस्ट कहाँ है। 1967 में अगस्त के पहले हफ्ते में ग्रेनेडियर की 2nd बटालियन को नाथुला एरिया में तैनात किया गया, जिसको कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह। अपनी सीमा की रक्षा के लिए सबने तैयारियां शुरू कर दी। ये बात चीन के गले नहीं उतरी। 13 अगस्त को चीन के कुछ सैनिक भारतीय सीमा के अंदर आकर बंकर खोदने लगे। 1965 में पाकिस्तान को परास्त कर चुकी भारतीय सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया था और चीनी एम्बेसडर पर की गई कार्रवाई से भारतीय जवानों को सरकार की तरफ से पूरा समर्थन था। तो चीनी सेना के बंकर खोदने पर भारतीय सेना ने प्रतिरोध करते हुए उन बंकरों को फिर से पाट दिया। ये चीन के मुंह पे करारा तमाचा था। चीन छटपटा गया और घाव पर नमक का काम तो स्वतंत्रता दिवस ने किया। राय सिंह जी के ऑर्डर से सीमा पर 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इससे चीनी खेमे में हड़कंप मच गया और माहौल और खराब हो गया। चीनी राजनयिकों के साथ क्या हुआ था? भारत ने ऐसा क्या किया था चीन के साथ? 1962 में चीन और भारत में दूतावासों में नुमाइंदे वापस बुला लिए गए थे, लेकिन 1967 तक आते आते भारत और चीन में कुछ छोटे छोटे मिशन शुरू हो गए थे। तब कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। चीन ने तो भारतीय राजनयिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और बहुत जल्द ही उन्हें चीन से निकलने का फैसला सुनाया। एक राजनयिक पर जासूसी का अपराध पाया गया और दूसरे को अवंचित व्यक्ति घोषित कर दिया गया। जब दोनों राजनयिकों को भारत ले जाने के लिए वुहान हवाई अड्डे पर लाया गया तो वहां मौजूद रेड गार्ड्स ने उन पर जूते बरसाए। उन्हें जूतों से मारा गया, उन पर थूका गया। राजनयिकों के जूते तक फाड़ दिए गए। प्रेस लगातार फोटो खींचे जा रही थी और भारत को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश जारी थी। जब वो राजनयिक पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां भारतीय जनसंघ ने उनका बहुत बेहतरीन स्वागत किया, जैसे कि वो कोई जंग जीत कर आए हो। चीन ने हमारे राजनयिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और भारत कुछ नहीं कर पाया। इसके जवाब में भारत ने चीन के प्रथम सचिव पर जासूसी का आरोप लगाया और 2 डिप्लोमेट्स को परसोना घोषित कर दिया। भारत ने उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया, उन्हें 72 घंटे के अंदर निकल जाने का आदेश सुना दिया। ऐसा पहली बार था जब भारत ने चीन के प्रति इतना कड़ा रवैया दिखा था। उसके दूसरे ही दिन भारत में एक भीड़ जनसंघ पार्टी के उकसाने पर चीन के दूतावास में घुसकर उनके गेट तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी गई, वहां आग भी लगा दी गई। हमले में 7 चीनी डिप्लोमेट घायल हुए,
जिन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने चीन को यह बता दिया था कि अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। तो क्या चीन ने भारतीय दूतावास में कुछ भी नहीं किया? इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने कहा कि अब वो भारतीय दूतावास की रक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चीन ने पूरी तरह भारतीय दूतावास को घेर लिया। खाना, दूध और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी गई। दूतावास के अंदर महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। उस समय के नीति नियोजन प्रमुख और बाद में भारत के विदेश सचिव बनने वाले जगत मेहता ने चीन के विदेश मंत्रालय तलब किया और उनसे कहा कि अगर चीन दूतावास का घेराव नहीं तोड़ता तो भारत भी यही करेगा। चीन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दूसरे ही दिन भारत ने चारों तरफ से चीन दूतावास को घेर लिया। अंदर मौजूद चीनियों को बंधक बना लिया गया। ऐसा देखकर चीन ने कहा कि वो विमान भेजकर अपने घायल डिप्लोमेट्स को चीन लाना चाहता है, लेकिन भारत ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वायुसेना को आदेश मिला था कि चीनी जहाज किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं पहुंचना चाहिए। भारतीय डिप्लोमेट्स को डर था कि एयरफोर्स के इन्वॉल्वमेंट से युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन जगत मेहता नहीं माने। मतलब चीनी जासूसों को ऐसे ही छोड़ दिया गया? मेरा मतलब है चीन ने हमारे राजनयिकों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। इंदिरा जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। चीनी जासूसों के साथ भी वही किया गया जो चीन ने हमारे साथ किया था। जासूसों को सबसे अंत में विमान में चढ़ाया गया। उससे पहले 2 पुलिस अफसर उसे कैदी की तरह जहाज तक छोड़ने गए। इस दृश्य को हर प्रेस में भेज दिया गया और दूसरे ही दिन हर अखबार में यह फोटो मुख्य खबर थी। इस तरह भारत ने अपना सम्मान भी वापस पा लिया और चीन को यह संदेश भेज दिया कि ये 1962 नहीं है, खेल बदल चुका है। ये तो सचमुच भारत की दिमागी तौर पर बहुत बड़ी जीत थी। ये सुनकर मुझे सच में भारतीय सरकार और सेना पर गर्व हो रहा है। अरे रुकिए शिवपाल जी, अभी तो मुख्य जीत बाकी है। तो मैं बता रहा था कि 15 अगस्त के जश्न ने माहौल को तनावपूर्ण कर दिया था। मौके की गंभीरता को समझते हुए सगत सिंह जी ने कैमल्स बैग से लेकर सेबुला तक फेंसिंग का आदेश दे दिया। 20 अगस्त को भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टुकड़ी साइट एग्जामिनेशन करने गई। भारत अपनी सीमा के 5 मीटर अंदर बाड़ लगा रहा था, लेकिन चाइनीज ट्रूप वहां पहुंचकर चिल्लाचिल्ली करने लगे। भारतीय सैनिकों के कान पर जू भी नहीं रेंगी। 3 दिन बाद कुछ 75 चीनी सैनिक साइट पर अपने कमिसार के साथ आए और वहां चाइनीज भाषा में कुछ पढ़ने लगे। ये कमिसार क्या होता है? कमिसार चीनी सेना में पॉलिटिकल नुमाइंदा होता है। बातचीत के दौरान उसे ही बात करनी होती है क्योंकि वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सकता है। उसकी पहचान होती है टोपी पर लाल निशान। अच्छा, तो कमिसार और 75 चीनी सैनिकों के आने के बाद क्या हुआ? जब सगत साहब को पता चला तो 1 सितंबर को वो खुद साइट विजिट करने गए और गलती से चीन एरिया में घुस गए। हालांकि वो तुरंत बाहर आ गए थे, लेकिन चीन ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सगत सर जानते थे कि चीन चुप नहीं रहेगा, सो उन्होंने दूसरे ही दिन कैमल्स बैग पर पेट्रोलिंग टीम भेज दी। वहां पर चीनी सैनिक भारतीय एरिया में पाए गए। जवाब में उन्होंने कहा कि हम नहीं बल्कि भारत चीन के एरिया में आया है। वहां धक्का मुक्की हुई, लेकिन फायर नहीं किया गया। 7 सितंबर को दोबारा काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद कमिसार 100 सैनिकों के साथ साइट पर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। भारतीय सेना 1 इंच वहाँ से नहीं हिली। उस झड़प में कमिसार को धक्का लगा और वो गिर गया। उसकी नाक में चोट आई और उसका चश्मा टूट गया। चाइनीज फौज चुपचाप अपने बंकरों में चली गई। चाइनीज फौज बिना कुछ किए लौट गई? ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी हाँ, यही बात सगत जी के दिमाग में भी चल रही थी। उन्होंने 10 सितंबर को एक मीटिंग बुलाकर सारी यूनिट को अलर्ट कर दिया। यहाँ तक कि आर्टिलरीज पर भी पोजीशन संभाल ली गई। कैमल्स बैक और सेबुला उस एरिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र हैं और वहाँ से चीन पर नज़र रखना बहुत आसान पड़ जाता है। भारत की आर्टिलरीज भी उन्हीं पोजीशन पर मौजूद है। 11 सितंबर को फेंसिंग फिर से शुरू हुई। कमिसार एक बार फिर 150 सैनिकों के साथ आया और विरोध करने लगा।
वहां मौजूद 120 सैनिक पीछे नहीं हटे और फिर से कमिसार के साथ धक्का मुक्की की। इस पर पूरी चाइनीज टुकड़ी एक बार फिर अपने बंकरों में चली गई। यह रवैया भारत की तो समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन वो कुछ देर की शांति तूफान के पहले वाली शांति थी। बंकर में जाने के कुछ ही देर बाद सुबह 7:45 पर एक जोरदार विसल बजी और चीनी सेना ने मशीन गन दागने शुरू कर दिए। नाथुला पोस्ट एक सपाट इलाके में है और वहां छिपकर लड़ने की कोई जगह नहीं, और चीनी और भारतीय चौकियां भी बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आधे ही घंटे में भारत ने करीब 70 वीरों को खो दिया। चीनी सेना आर्टिलरी दाग रही थी और भारत भी मशीन गन से हमले का उत्तर दे रहा था। लेकिन जब तक भारत हमला कर पाता, पहले से तैयार चीनी सैनिक अपने बंकरों में छुप चुके थे। मेजर हरभजन सिंह और PS दागर ने चीनियों को उनके एरिया में खदेड़ा और कई सैनिकों को मार दिया, लेकिन अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत आर्टिलरीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था? आपने तो कहा था कि आर्टिलरी सबसे ऊंचे इलाके में थी। शिवपाल जी, हमले में रेडियो कनेक्शन कट चुका था, पर आर्टिलरी यूज करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के आदेश की जरूरत थी। लेकिन सगत साहब को लगा कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उनका अधिकार न होते हुए भी आर्टिलरी यूज करने की परमिशन दे दी। हालांकि जब इंदिरा गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि सेना आर्टिलरी यूज कर सकती है। एक बार जब आर्टिलरी फायर होना शुरू हुई तब तो चीनियों के परखच्चे उड़ गए। भारत ने आर्टिलरी के साथ साथ मीडियम गन, मशीन गन, मोर्टार सब कुछ एक साथ दागना शुरू कर दिया। यातुंग वैली जहां चीनियों के हथियार रखे हुए थे, भारतीय सेना ने उस जगह को निस्तो नाबूद कर दिया। चीन की सड़कों पर इतने बम बरसाए कि उन सड़कों का अस्तित्व तक पता नहीं चल रहा था। चीनी बंकर तबाह कर दिए गए। चीन की सड़कें टूट जाने से पूरी सप्लाई रुक गई थी। इस हमले से भारतीय सेना का मनोबल आकाश छू रहा था। सगत सिंह जी भी बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने एक बार फिर हमले की परमिशन मांगी, लेकिन सरकार ने इस बार मना कर दिया और सेना को फायरिंग न करने का आदेश दिया। चीन को एहसास हो गया था कि उसने फायरिंग करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी। चीन के लगभग 350 जवान मारे गए और लगभग 450 घायल थे। भारत में भी कई वीरों की क्षति हुई थी। लगभग 88 जवान शहीद हुए थे और 150 के आसपास घायल थे। चीनी फौज इस हार से बिलबिला उठी। उसने 14 सितंबर को एयरफोर्स यूज करने की धमकी दे दी थी। बुद्धिजीवी बताते हैं कि आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना घबराया हुआ था। 16 सितंबर को दोनों देशों ने पार्थिव शरीरों की अदला बदली की। सगत सिंह जी ने बिना आदेश आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था और यह सेना के नियमों के विरुद्ध था। कुछ सीनियर्स बहुत नाराज थे। नाथुला में इतनी बड़ी विजय के बाद भी उन्हें वहां से हटा दिया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में सगत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। भारतीय सेना ने तो चीन को नाकों चने चबवा दिए। वो सब बढ़िया है, लेकिन चीन कुत्ते की पूंछ की तरह है। वो कभी सीधी नहीं हो सकती। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी चीन ने नाथुला से उत्तर में चोला पर 15 दिन बाद ही हमला बोल दिया। ऐसा क्या हुआ था चोला में? दरअसल नाथुला की हार के बाद चीन बौखलाया हुआ था। उसे डर था कि इस हार के कारण वो एशिया पर अपनी पकड़ और धौंस खो न दे। उधर नाथुला के बाद पूरे सिक्किम और चीन बॉर्डर पर तनाव की स्थिति चरम पर थी। उस समय चोला एरिया में 7/11 गुरखा राइफल्स की तैनाती थी, लेकिन चौकियों पर जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2 कंपनीज थी। सगत जी के ऑर्डर से चोला जाने वाले रास्तों को भी बनाना शुरू कर दिया गया था। चोला पॉइंट 15,450 और पॉइंट 15,180 के बीच में है। ये जगह नाथुला से काफ़ी छोटी है। यहाँ पर भारतीय और चीन सेना की चौकियाँ महज 12 से 13 फीट ही दूर हैं। 1 अक्टूबर को किसी फंक्शन की वजह से जेके राइफल्स को चौकी छोड़कर नीचे चांगुन तक आना था और उनकी जगह लेने जा रही थी 7/11 गुरखा राइफल्स। 28 सितंबर को गुरखा राइफल्स की चार्ली कंपनी ने मीडियम मशीन गन यूनिट के साथ पॉइंट 15,180 पर कमान संभाल ली। चार्ली कंपनी की 2 प्लेटून्स ने ट्विन हट पर कमान संभाली। बाकी की प्लेटून ने जेके राइफल्स की 1 प्लेटून के साथ चोला पर कमान संभाल ली थी। पॉइंट 450 को गुरखा राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने ऑक्यूपाई कर लिया। सब कुछ तो आसानी से हो रहा था, तो ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? परेशानी वही है शिवपाल जी की, कुछ आसानी से हुआ ही नहीं।
गोरखा राइफल्स के आने के एक दिन पहले ही चीनी सैनिकों और जेके राइफल्स के बीच तनातनी हो गई थी। चीन फिर से भारत की ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा था। दरअसल एक पत्थर को लेकर विवाद था। भारत का मानना था कि यह पत्थर बॉर्डर के बीचों बीच में है, लेकिन चीनी सैनिक कह रहे थे कि वो पत्थर चीन के सीमा में है। चोला का विवाद उस पत्थर को लेकर ही शुरू हुआ। हालांकि गोरखा राइफल्स को इस विवाद का कोई पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन जब नायक सूबेदार ज्ञान बहादुर कुछ सिपाहियों के साथ चीनी एरिया का जायजा लेने पहुंचे तो 6-7 चीनी सैनिक भी पत्थर के पास आ गए। गलती से ज्ञान बहादुर जी ने पत्थर पर पैर रख दिया। एक दिन पहले हुई झड़प की वजह से चीनी सैनिक बहुत नाराज थे। उन्होंने ज्ञान बहादुर जी का पैर ठोकर मार नीचे गिरा दिया। चीनी सेना आक्रामक होने लगी। अचानक से एक चीनी सैनिक ने बंदूक में लगी चाकू से ज्ञान बहादुर जी पर हमला कर दिया। इसके बाद एक गोरखा जवान ने अपनी खुखरी निकाली और चीनियों को मारना शुरू कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में चीन ने फायरिंग शुरू कर दी। चीन 15450 पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन पहले से ही तैयार गोरखा वीरों ने चीनियों की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। देवी प्रसाद लिम्बू जी, जिन्हें चीनी सेना टाइगर ऑफ चोला बुलाती थी, हवलदार तीनजाओ लांबा जी और केबी जोशी जी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। जब तक फायरिंग रुकी तब तक केबी जोशी जी ने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। ब्रिगेड कमांडर ने रातों रात काउंटर अटैक लॉन्च करने की परमिशन भी दे दी। भारत ने चीनियों तक पहुंचने वाली हर सहायता को नामुमकिन कर दिया। हर ओर से घिर चुकी चीनी सेना ने चौकियां छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। भारतीय सैनिकों ने दहाड़ते हुए चीनी सेना जो एक एक इंच जमीन के लिए मारकाट पर उतर आती थी, उसे 3 किलोमीटर अंदर तक खदेड़ दिया। भारत ने चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि चीन आज तक अपने इतिहास में 1967 को याद भी रखना नहीं चाहता। इतनी फजीहत के बाद भी चीन ने इस मसले को कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया। यानी कि भारतीय शेरों ने दिखा ही दिया कि जंगल किसका है। जी हाँ, बिल्कुल। माँ भारती के कोख से जन्मे हर सिपाही एक शेर की तरह है, चाहे वो सगत साहब हों, तुम्हारे पिताजी हों या फिर अब तुम्हारा बेटा। जहाँ तक बात रही जंगल की, वो तो शेरों का ही रहा है कई अरसे से, लेकिन शेरों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत तो होती ही है। आज जीत की रात पहर हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहर हुए सावधान रहना। भारत ने 1967 में चीन को भारी शिकस्त दी। चीन समझ गया था कि भारत अब वो 62 का भारत नहीं रहा। भारत अब पहले से ताकतवर है। इस जीत ने भारतीय सैनिकों को अपना मनोबल वापस जीतने में बहुत मदद की। इस युद्ध के बाद भारत की जनता को एक बार फिर से वह सम्मान मिला जिनके वह हकदार हमेशा से थे। चीन इस युद्ध के बाद सहम गया था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मदद के लिए मना कर दिया। चीन ने पाकिस्तान का समर्थन ना तो प्रत्यक्ष तौर पर किया, ना ही परोक्ष रूप में। लेकिन कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। चीन अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं है। वह हर बार एक नया विवाद खड़ा कर देता है। एक बार 1987 में चीन ने अपने ट्रूप्स का मूवमेंट बॉर्डर पर बढ़ा दिया और फिर युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई। भारत की सरकार और सेना ने बहुत ही सूझबूझ से इसको जंग की शक्ल नहीं लेने दी और डिप्लोमेसी का सहारा लेकर मामले को शांत कर दिया। इधर आपने अभी तक देखा कि शिवपाल जी को एक व्यक्ति बहुत अच्छे से चीन और भारत के रिश्तों के बारे में बता रहा है। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ करिएगा, लेकिन आप भी मुझे एक सैनिक की तरह ही दिखते हैं। क्या आप कभी सेना में रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सेना से हूँ? जिस तरह से आपने मुझे मेरे पिताजी के बारे में बताया, रेजांगला, चोला, नाथुला में हुए युद्ध को इतनी गहराई से बताया, उससे मुझे ये लग रहा है कि आप भी सेना में ही रहे होंगे। आप तो वाकई पार्क ही निकले। और क्या क्या अंदाज लगाया आपने? मतलब आप सच में सेना में थे? आपने भी युद्ध लड़ा है? युद्ध लड़ना तो हर सैनिक का सपना होता है,
लेकिन ये नसीब बस किसी किसी को ही हो पाता था, और इस मामले में मैं बहुत बदनसीब था। मैं 1966 में नाथुला में ही पोस्टेड था, लेकिन 66 में? लेकिन आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती, आप तो बस 22 या 23 साल के ही दिखते हैं। क्या आप? क्या हुआ शिवपाल जी? क्या आप? नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं जान गया हूं आप कौन है। तो मुझे भी बता दीजिए कि मैं कौन हूं। अरे, आपको तो पूरा नाथुला जानता है। आप